नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही रोचक अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी आंख कैसे काम करती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या हैं, तथा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया जैसे दृष्टि दोष क्यों होते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है। इसके साथ ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला दिखाई देना और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े शानदार विज्ञान को भी समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम पूरे अध्याय को आसान भाषा, मजेदार उदाहरणों और परीक्षा में काम आने वाली महत्वपूर्ण बातों के साथ समझेंगे। और अगर आपको विज्ञान ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से पढ़ना पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार अध्याय, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों, अब जरा अपने शरीर के उस कमाल के कैमरे के बारे में सोचिए जो हमेशा आपके साथ रहता है और जिसकी कोई बैटरी भी खत्म नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानव नेत्र यानी हमारी आँख की। मानव नेत्र हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है। इसकी मदद से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारी आंख की कार्यप्रणाली काफी हद तक एक कैमरे जैसी होती है। कैमरे में लेंस होता है, वैसे ही आंख में भी लेंस होता है। कैमरा किसी वस्तु की तस्वीर बनाता है और हमारी आंख भी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। तो बच्चों, आज हम इसी छोटे से लेकिन सुपर स्मार्ट कैमरे यानी मानव नेत्र को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आंख के अंदर की एक शानदार यात्रा करने वाले हैं। बच्चों, अब हमारी आंख के अंदर थोड़ा घूमते हैं और जानते हैं कि इस छोटे से कैमरे के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहले आता है कॉर्निया। यह आंख का सामने वाला पारदर्शी भाग है। प्रकाश सबसे पहले यहीं से आंख में प्रवेश करता है। अब आती है परितारिका यानी आइरिस। यही आंख के रंग वाला भाग है और यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली यानी प्यूपिल को आप आंख का छोटा सा दरवाजा समझ लीजिए। यह तय करती है कि आंख के अंदर कितना प्रकाश प्रवेश करेगा। ज्यादा रोशनी हो तो दरवाजा छोटा और कम रोशनी हो तो बड़ा। इसके बाद आता है नेत्र लेंस। यह बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह काम करता है और वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब आती है रेटिना। इसे आंख की स्क्रीन समझिए। प्रतिबिंब इसी पर बनता है और इसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। फिर आता है दृष्टि तंत्रिका। इसका काम है आंख से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। यानी आंख ने फोटो खींची और संदेश मस्तिष्क को भेज दिया। अब दो महत्वपूर्ण द्रव भी याद रखिए। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच पाया जाने वाला द्रव कहलाता है जलीय द्रव, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच पाया जाने वाला द्रव कहलाता है काचाभ द्रव। अंत में आती हैं पक्षमाभी पेशियां। इनका काम है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलना, ताकि हमें अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुएं साफ दिखाई दें। तो बच्चों, आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करती, बल्कि इसके हर भाग की अपनी खास ड्यूटी है। बिल्कुल हमारी कक्षा की तरह हर किसी का काम अलग, लेकिन लक्ष्य एक ही, साफ दिखाई देना।
मानव नेत्र की कार्यप्रणाली। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से परावर्तित प्रकाश नेत्र की पुतली से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है। नेत्र का उत्तल लेंस रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये संकेत दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। बच्चों, अब आंख का एक बहुत ही कमाल का फीचर समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। सोचिए, एक वस्तु आपके बिल्कुल पास है और दूसरी बहुत दूर। हमारी आंख दोनों को साफ साफ कैसे देख लेती है? यही काम आती है हमारी आंख की समंजन क्षमता। जब पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलती हैं ताकि पास और दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, तो इस प्रक्रिया को नेत्र का समंजन कहते हैं। अब इसे एक आसान ट्रिक से याद रखिए। पास की वस्तु फोकस दूरी कम, यानी किताब पास लाई तो लेंस को अपनी फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी। और दूर की वस्तु फोकस दूरी अधिक, यानी दूर खड़े पेड़ को देखना है तो लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। तो बच्चों, बस एक लाइन पक्की कर लो। पास देखना है तो फोकस दूरी कम, दूर देखना है तो फोकस दूरी अधिक। इसे याद रख लिया तो समंजन क्षमता का सवाल परीक्षा में आपको परेशान नहीं करेगा। बच्चों, अब समझते हैं निकट बिंदु। नाम सुनकर ही समझ आ रहा है जो बिंदु आंख के सबसे पास है, लेकिन विज्ञान में इसकी एकदम सही परिभाषा है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर सामान्य नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट बिंदु कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी सामान्य आंख लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसीलिए निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब बच्चों, इसे परीक्षा के लिए पक्का कर लो। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और निकट बिंदु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बस 25 सेंटीमीटर याद रहा तो निकट बिंदु का सवाल आपका। बच्चों, अब बात करते हैं दूर बिंदु की। जैसे निकट बिंदु में हमने आंख की न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी समझी थी, वैसे ही दूर बिंदु में बात होगी अधिकतम दूरी की। वह अधिकतम दूरी जहां तक सामान्य नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब सामान्य नेत्र के लिए इसकी खास बात क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, यानी सामान्य आंख बहुत दूर स्थित वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो बच्चों, परीक्षा के लिए बस एक लाइन पक्की कर लो। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत। और याद रखने की ट्रिक, निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु यानी अनंत। बस अब निकट और दूर बिंदु दोनों आपकी मुट्ठी में। मोतियाबिंद। वृद्धावस्था में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दूधिया हो सकता है। इससे दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। दृष्टि के दोष। मुख्य अपवर्तनीय दृष्टि दोष हैं। 1. निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। 2. दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। 3. जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया। बच्चों, अब बात करते हैं आंख के एक बहुत ही सामान्य दोष की, निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में एक मजेदार बात होती है, पास की चीजें तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं,
लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। यानी पास की किताब दिख रही है, लेकिन दूर लिखा हुआ बोर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, और दूसरा, नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक लंबा हो जाना। इन कारणों से दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती हैं। इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। अब इसका समाधान क्या है? मायोपिया को उचित क्षमता के अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। और बच्चों, परीक्षा के लिए एकदम पक्की ट्रिक याद रखो। मायोपिया दूर की वस्तु साफ नहीं, अवतल लेंस। बस दूर धुंधला दिखे और अवतल लेंस याद आए, समझो मायोपिया ने एंट्री मार दी। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। अब इसका उल्टा समझिए, दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी दूर का बोर्ड एकदम साफ, लेकिन पास की किताब पढ़ने में परेशानी। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, और दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इन कारणों से पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर ठीक से नहीं बन पाता। अब इसका इलाज क्या है? हाइपरमेट्रोपिया को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। और बच्चों, परीक्षा के लिए ट्रिक बिल्कुल सीधी है। हाइपरमेट्रोपिया पास की वस्तु साफ नहीं, उत्तल लेंस। बस इतना याद रखो। मायोपिया में दूर धुंधला, अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में पास धुंधला, उत्तल लेंस। अब ये दोनों दोष आपस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चों, अब आते हैं आंख के एक ऐसे दोष पर जिसका संबंध मुख्य रूप से बढ़ती आयु से होता है। इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें व्यक्ति को पास और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमारी आंख में कुछ बदलाव होने लगते हैं। पहला, पक्षमाभी पेशियां कमजोर होने लगती हैं। दूसरा, नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। इस कारण आंख की समंजन क्षमता प्रभावित होती है और पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में परेशानी हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? प्रेसबायोपिया को सामान्यतः द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। और बच्चों, द्विफोक्सी लेंस को 2 मंजिल वाला चश्मा समझ लो। इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, जो दूर की दृष्टि के लिए काम करता है, और इसके निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, जो पास की दृष्टि के लिए काम करता है। तो परीक्षा के लिए याद रखो, प्रेसबायोपिया बढ़ती आयु समंजन क्षमता में कमी, द्विफोक्सी लेंस। और द्विफोक्सी लेंस में ऊपर अवतल दूर के लिए, नीचे उत्तल पास के लिए। बस बच्चों, चश्मे के 2 हिस्से और काम भी 2। अब प्रेसबायोपिया बिल्कुल आसान। बच्चों, अब जरा आसमान की तरफ देखिए। कभी आपने सोचा है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? सूरज हमें वास्तविक समय से थोड़ा पहले दिखाई क्यों देने लगता है? इन सब के पीछे है एक मजेदार प्रकाशीय घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाते हुए वायु का घनत्व लगातार बदलता रहता है। इसलिए जब प्रकाश इन अलग अलग घनत्व वाली वायु की परतों से होकर गुजरता है, तो उसके मार्ग में थोड़ा थोड़ा विचलन होता रहता है। प्रकाश के इसी विचलन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इसके कुछ शानदार उदाहरण देखिए।
सबसे पहला, तारों का टिमटिमाना। तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरते समय बार बार अपवर्तित होता है। इसी कारण हमें तारों की चमक बदलती हुई दिखाई देती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन बच्चों, ग्रह सामान्यतः टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि वे हमें अपेक्षाकृत बड़े प्रकाश स्रोत जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए वायुमंडलीय प्रभाव का औसत हो जाता है। अब अगला कमाल, सूर्योदय। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक रूप से क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें थोड़ा पहले दिखाई देने लगता है, और इसी तरह सूर्यास्त भी वास्तविक सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक दिखाई देता है। तो बच्चों, याद रखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण: तारों का टिमटिमाना, ग्रहों का टिमटिमाना नहीं, सूर्योदय का पहले दिखाई देना और सूर्यास्त का देर से दिखाई देना। यानी हमारा वायुमंडल सिर्फ हवा ही नहीं है, प्रकाश के साथ थोड़ा बहुत खेल भी करता है। बच्चों, अब एक बहुत मजेदार सवाल। तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह सामान्यतः टिमटिमाते क्यों नहीं हैं? इसका कारण है ग्रहों का हमें विस्तृत प्रकाश स्रोत की तरह दिखाई देना। ग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत पास होते हैं, इसलिए वे हमें एक छोटे से बिंदु के बजाय थोड़े विस्तृत दिखाई देते हैं। अब ग्रह से आने वाली अलग अलग प्रकाश किरणें जब वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरती हैं, तो उनका अपवर्तन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात होती है। एक किरण की चमक में जितना उतार चढ़ाव होता है, दूसरी किरणों का प्रभाव उसे काफी हद तक संतुलित कर देता है। इसलिए ग्रहों की कुल चमक में बहुत कम परिवर्तन दिखाई देता है और वे सामान्यतः टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, परीक्षा में अगर पूछा जाए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो सीधा जवाब देना है, ग्रह विस्तृत प्रकाश स्रोत की तरह दिखाई देते हैं और उनकी विभिन्न प्रकाश किरणों के वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव एक दूसरे को काफी हद तक संतुलित कर देते हैं। बस, तारा टिमटिमाता है, ग्रह सामान्यतः नहीं टिमटिमाता। अब ये अंतर हमेशा के लिए पक्का। सूर्योदय पहले और सूर्यास्त देर से। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसी कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे सकता है। सूर्यास्त के बाद भी लगभग 2 मिनट तक दिखाई दे सकता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म की 2 त्रिभुजाकार आधार सतहें तथा 3 आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। 2 पार्श्व सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण। प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण के आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण निम्न पर निर्भर करता है: 1 आपतन कोण, 2 प्रिज्म का पदार्थ, 3 प्रिज्म कोण, 4 प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के रंगों का क्रम: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे याद रखने के लिए विबग्योर शब्द का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। एकवर्णी प्रकाश, केवल एक रंग का प्रकाश। विक्षेपण का कारण: श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। कांच में इनकी गति भी अलग अलग होती है, इसलिए विभिन्न रंग अलग अलग मात्रा में अपवर्तित होते हैं और श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है।
श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन। पहला प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करता है। यदि इन रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाए, जिसे पहले प्रिज्म के विपरीत दिशा में रखा गया हो, तो ये रंग पुनः मिलकर श्वेत प्रकाश बना देते हैं। कांच की पट्टी से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्यों नहीं होता? कांच की पट्टी को विपरीत दिशा में रखे गए दो समान प्रिज्मों के संयोजन के रूप में माना जा सकता है। पहले भाग द्वारा उत्पन्न विक्षेपण दूसरे भाग द्वारा विपरीत दिशा में समाप्त हो जाता है। इसलिए कांच की पट्टी से निकलने वाला श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होता। इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित छोटी छोटी जल बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। सूर्य का प्रकाश जल बूंदों में प्रवेश करने पर अपवर्तन विक्षेपण आंतरिक परावर्तन पुनः अपवर्तन से गुजरता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण से टकराता है और उसका कुछ भाग विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों, अब आते हैं एक ऐसे प्रभाव पर जिसे आपने शायद कई बार देखा होगा, लेकिन उसका नाम नहीं जानते होंगे, टिंडल प्रभाव। मान लीजिए कमरे में थोड़ी धूल है और खिड़की से सूर्य की एक किरण अंदर आ रही है। अब ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं दिखाई देती, बल्कि प्रकाश की पूरी किरण का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कमरे में मौजूद धूल के सूक्ष्म कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश के मार्ग में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी बच्चों, धूल के कण प्रकाश के साथ थोड़ी शरारत करते हैं और प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं। इसी वजह से हमें प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो परीक्षा के लिए एकदम पक्का कर लो, सूक्ष्म कण प्लस प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर टिंडल प्रभाव। और उदाहरण, धूल भरे कमरे में खिड़की से आती सूर्य की किरण का मार्ग दिखाई देना। बस बच्चों, अब जब भी सूर्य की किरण कमरे में आती हुई दिखाई दे, समझ जाना यहाँ प्रकाश विज्ञान अपना टिंडल वाला कमाल दिखा रहा है। बच्चों, अब एक ऐसा सवाल जो परीक्षा में भी आ सकता है और रोज आसमान देखते समय आपके दिमाग में भी आना चाहिए। आकाश हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश देखने में सफेद दिखाई देता है, लेकिन असल में इसमें कई अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के अणु प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अब यहाँ आता है असली खेल। छोटे तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश, विशेषकर नीला प्रकाश, अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। यह नीला प्रकाश वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो बच्चों, परीक्षा के लिए एक लाइन में याद रखो, वायुमंडल के अणु नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बस, छोटा तरंगदैर्ध्य तो अधिक प्रकीर्णन और परिणाम नीला आकाश। अब जब भी आसमान देखो तो सिर्फ बादल मत देखना, थोड़ा प्रकाश का विज्ञान भी देख लेना। बच्चों, अब बताओ, सूरज दिन में तो पीला या सफेद दिखाई देता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल लाल क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे भी प्रकाश का वही प्रकीर्णन वाला खेल है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक लंबी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है।
अब इस लंबी यात्रा में छोटे तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। यानी नीला प्रकाश रास्ते में ही इधर उधर फैल जाता है और हमारी आंखों तक उसकी मात्रा बहुत कम पहुंचती है। लेकिन लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए वह अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचता है और परिणाम हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो बच्चों, परीक्षा के लिए फटाफट याद कर लो। सूर्योदय या सूर्यास्त तो प्रकाश का लंबा मार्ग, इसका असर नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन और इससे लाल प्रकाश आंखों तक अधिक पहुंचता है, इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। बस सुबह और शाम का लाल सूरज कोई जादू नहीं है, यह है प्रकाश के प्रकीर्णन का कमाल। दोपहर में सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है? दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर के लगभग ऊपर होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पड़ती है और प्रकीर्णन का प्रभाव कम होता है। इस कारण सूर्य सफेद दिखाई देता है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है और वह अधिक दूरी तक दिखाई दे सकता है। इसी कारण खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब एक मजेदार सवाल। हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है वायुमंडल का अभाव या बहुत कम होना। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे वायु के अणु और सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से दूर जाता है, वहां वायु के अणुओं और धूल के कणों की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब जब प्रकीर्णन करने वाले कण ही बहुत कम हैं, तो प्रकाश का पर्याप्त प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसलिए अंतरिक्ष में आकाश हमें काला दिखाई देता है। तो बच्चों, परीक्षा की एकदम पक्की लाइन। वायुमंडल में कण बहुत कम, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम, आकाश काला दिखाई देता है। यानी पृथ्वी पर नीला आसमान वायुमंडल की वजह से है और अंतरिक्ष में काला आसमान भी वायुमंडल की कमी की वजह से।